गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं VSNIS के करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो चलिए जुलाई मंथ की मैगजीन्स तो आपकी चली रही है, उसी के साथ अगस्त मंथ की स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट है और बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे एग्ज़ाम भी है। तो आप ही लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अगस्त मंथ की भी कुछ यहाँ पे टॉपिक्स जो है साथ ही साथ कंप्लीट करते जाऊँ, तो इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि मैं तो सोची थी कि पहले जुलाई कंप्लीट कर लूँ उसके बाद ही अगस्त आऊँ, बट आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक दिन आपको जुलाई की मैगज़ीन मिलेगी और एक दिन आपको अगस्त की, तो ये मैं अल्टरनेट कर देती हूँ, ठीक है। इसी के साथ BPSC जो 67 BPSC है उसकी अगर आप लोग मेंस की तैयारी करना चाह रहे हो, जिनका भी मार्क्स बेटर है या फिर आप लोग जो है लगे हुए हो और आप लोग को अच्छा एक गाइडेंस चाहिए फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, और साथ ही साथ अगर GS1 GS2 की भी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप लोग जो हमारा ईमेल आईडी है उसमें मेल करके जो भी क्वेरीज़ है वो आप क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग को ज्वाइन करनी है तो कम्युनिटी बॉक्स भी आप लोग देख सकते हो, या ईमेल आईडी भी यहाँ पे मैं आप लोग को लिख देती हूँ ch77@gmail.com। ईमेल आईडी पे आप लोग मेल करके फर्दर जो भी यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स है वो आप पता कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। किसने किसने पंचायत की वेब सीरीज़ देखी है तो उससे आप लोग बेटर अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। तो पेसा एक्ट के बारे में देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या हुआ है कि छत्तीसगढ़ में एक रूल्स यहाँ पे नोटिफाई किया गया है कि वो अपने यहाँ पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो पेसा आप लोग देख रहे हो जैसे कि पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, और ये भी आपका पंचायत वैसी सिस्टम जहाँ पे शेड्यूल एरिया में इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो पेसा रूल के साथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे रूल्स जो भी है, छत्तीसगढ़ हमारे पूरे देश में 7th ऐसा राज्य बन चुका है जिनमें रूल्स लाया गया है, कानून लाया गया है और पेसा को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये 7th स्टेट है। तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि 6 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे पेसा एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो अगर आप लोग इस राज्य से बिलोंग करते हो तो फिर आपके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा। चलिए ओवरऑल हम लोग पहले समझते हैं कि पेसा एक्ट है क्या। तो सबसे पहले दिलीप सिंह बुरिया कमेटी के बारे में याद रखना है। तो आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि दिलीप सिंह जो बुरिया कमेटी है ये किससे रिलेटेड है। इनकी रिकमेंडेशन दी गई थी जिसके बेसिस पर 1996 में पेसा एक्ट को इनैक्ट किया गया, वो भी ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए और इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। क्योंकि आज भी आप लोग देखोगे तो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पीपल्स है, वो बहुत ही आइसोलेट रहते हैं हमारे मेन एरिया से। जहाँ पे सारे लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत कम ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए ट्राइबल पॉपुलेशंस की भी यहाँ पे आप देखो कि एक मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए, उनको पूरी तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए इस तरीके का कानून लाया गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। पेसा एक्ट की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी यहाँ पे आपको ये कानून देखने को मिलेगी। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस एक्ट को कहा जा रहा है, तो ये है पेसा एक्ट। और यहाँ पे आप देखो कि पार्ट जो 9 है हमारे संविधान का, उसके एक्सटेंशन के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। साथ ही पंचायत जो है शेड्यूल एरिया में, जो कि आप आज के डेट में आप देख सकते हो 10 स्टेट्स में है अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1, इसको हम लोग शेड्यूल 5 के साथ रीड करते। तो कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ है। 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे आपको ये पंचायती राज देखने को मिलेगा, तो ये है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। पेसा एक्ट के बाद अगर हम लोग देखें तो यूनियन गवर्नमेंट जो है कुछ मॉडल यहाँ पे पेसा रूल्स सर्कुलेट करते हैं। सो फॉर जो यहाँ पे आज की डेट में 7 स्टेट है उनमें इन सब सारे रूल्स को नोटिफाई किया गया है। अब पेसा एक्ट जो लाया जा रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पेसा एक्ट जैसे कि आपको पता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, तो ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए भी आप देख सकते हो कि सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सेल्फ गवर्नेंस को इंश्योर करना है थ्रू ग्राम सभा। किसके लिए, तो शेड्यूल एरिया में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सेल्फ गवर्नेंस। ओके, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे स्पेशल पावर दिया जा रहा है ग्राम सभा को, स्पेशली किस लिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ग्राम सभा को यहाँ पे एम्पावर किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस की भी बात की जा रही है, साथ ही यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट को भी रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है और ट्राइबल पीपल्स जो है उनको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और किससे किससे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा लुटेरे होते हैं वो मनी लेंडर्स हैं। मनी लेंडर से यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। साथ ही उनको खुद का जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनके ओनरशिप प्रोवाइड करने के लिए कि वो यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि आप देखते हो कि जंगलों में रहते हैं तो जंगलों में बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूस है जो कि निकलते हैं, जैसे बहुत सारे माइनर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि टिम्बर्स वगैरह हो गए या फिर रॉ मटेरियल्स हो गए, तो उनको ये लोग बेच के जो है अर्निंग करते हैं, अपनी रोजी दिनचर्या वो ये लोग चलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी इनको ओनरशिप देना है कि इनको हकदार बनाना है कि हाँ ये अपने तरीके से ये बेच कर जो है अपनी अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही माइनर जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, कम्युनिटी एसेट्स होता है, तो इन सब की ये अधिकार इनको दिया जा रहा है, ओनरशिप इनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ है और जो ट्राइबल पीपल्स है उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है रखा गया है पेसा एक्ट के तहत, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो चैलेंजेस क्या क्या है, यस दिस इज़ अनदर एंगल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझने में कि पेसा एक्ट जो 1996 है इसमें क्या क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस है, जो कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि पेसा एक्ट सिर्फ 7 स्टेट्स में ही इम्प्लीमेंट हो पाया है। सबसे पहले आप जानते हो कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इवन लोकल ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनको भी नहीं पता होता है कि हाँ उनके लिए भी इस तरीके का कानून लाया गया है। इवन आप देखो जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है 5th शेड्यूल एरियाज़ में है वो काफ़ी लिमिटेड है और उनको जो है इस तरीके के कानून के बारे में बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है। उनको इवन पता भी नहीं होता है कि सरकार उनके लिए कौन कौन से कानून लेकर आए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये भी एक अलग ही एंगल है। साथ ही लिमिटेड ऑटोनॉमी है। बहुत सारे केस में आप देखोगे कि ये भी देखा गया है कि ग्राम सभा जो है वो नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल के द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए हैं। तो अगर लोअर लेवल पे देखें, नीचे स्तर पे आके, तो ग्राम सभा और जो पंचायत है ना, इनको यहाँ पे एनफ पावर भी नहीं दिया गया है रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम है कि उनके पास ऐसा पावर नहीं है जिससे कि वो खुद का अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, तो ये भी एक अलग ही इशू है। सेकंड है कि प्रोविज़न जो भी पेसा एक्ट के तहत है उसका वायलेशन होता है। तो ग्राम सभा की बात करें तो उनको यहाँ पे एम्पावर नहीं किया गया, स्ट्रेंथन नहीं किया गया इस तरीके से कि वो अपनी ग्रेटर यहाँ पे जो पीपल्स की पार्टिसिपेशन और जो ट्रांसपेरेंसी है पंचायती राज के फंक्शन में वो यहाँ पे निकल कर आ सके। तो इससे बहुत हद तक हम लोग को ये देखने को मिलता है कि पेसा एक्ट के तहत जो भी यहाँ पे प्रोविज़न है वो वॉयलेट हो रही है, तो ये एक अलग चैलेंज है। साथ ही आप देखो इम्प्लीमेंटेशन का, सबसे बड़ा चैलेंज तो इम्प्लीमेंटेशन का है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो राज्य हैं उनको ये पता है कि हाँ चलो पेसा एक्ट है, इस तरीके का कानून है, लेकिन बहुत कम ऐसे राज्य हैं जो ये जानते हैं और इसको यहाँ पे कहते हैं ना कि अडॉप्ट करना, फिर बाद में चल के इसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें बहुत कम हैं, ठीक है। एक्सपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो फंक्शनरीज़ जो है वो यहाँ पे बहुत कम तरीके से देख पा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से ट्राइबल कल्चर क्या है, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन आप देखते हो कि हमारे देश में कम है नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। इससे भी आप ट्राइबल पॉपुलेशन में भी आप देखो तो वल्नरेबल भी आपको देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल पॉपुलेशन भी है हमारे PVTG जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। अच्छा बताइए कि हमारे देश में पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है वो कितने हैं और कहाँ कहाँ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक्सपर्टीज़ की भी कमी है जो कि यहाँ पे समझा सके कि पेसा एक्ट क्या है और ट्राइबल पॉपुलेशंस और कम्युनिटी क्या है इसके बारे में। साथ ही इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म की अगर हम लोग बात करें तो वो भी उतना बेटर नहीं है, बहुत ही कमी देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर हम लोग देखें तो लैक ऑफ क्लैरिटी है। इट मीन्स कि अगर लैंड एक्विजिशन की बात करें शेड्यूल एरिया में, तो पेसा एक्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राम सभा जो बनाया गया है वो एक्विजिशन के पहले बनाया गया है। तो ये एक अलग ही प्रॉब्लम है, यानी कि जो वर्ड है कंसल्टेशन का ये मिसकंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है रिपीटेडली, जिससे कि यहाँ पे अप्रूवल जो है लैंड एक्विजिशन के लिए नहीं देने की यहाँ पे ज़रूरत भी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है ना, कि अगर आप लोग कहीं पे भी कुछ भी कंपनी खड़ा करना चाहते हो या कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो सबसे बड़ी जो हर्डल्स होती है वो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में होती है। लैंड एक्विजिशन प्रोसेस ही हमारे यहाँ बहुत लेंदी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी जो प्रोजेक्ट का कुछ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेड्यूल एरिया के पॉपुलेशन को जो है अफेक्ट भी करता है, जो कि एक अलग ही सिचुएशन अराइज होती है जिसके कारण लैंड एक्विजिशन जो है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है।
ओवरलैप फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यस, ये भी है। जैसे आप देखते हो कि ग्राम सभा जो है वो पेसा एक्ट के तहत ही कंडक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई बार कि जो पार्टिसिपेशन है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कस्टमरी फोरम्स भी है, अदर कमिटीज़ भी है, तो ऐसा नहीं है कि पेसा एक्ट के तहत ही ग्राम सभा जो है वो काम कर रहे हैं। और भी यहाँ पे बहुत कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे भी फोरम्स है जो कि यहाँ पे काम करते हैं, तो इनका भी प्रेजेंस जो है एक साथ होता है। तो कई बार आप देखो कि कॉमन बॉडी का जो फंक्शंस है ना, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब एक मैदान में दो लोग रहते हैं तो दोनों को लगता है कि अच्छा मैं ये काम क्यों करूँ, सामने वाला कर ही लेगा, सामने वाला सोचता है कि मैं क्यों करूँ, ये तो अगला कर ही लेगा। तो यही चीज़ें सेम होती है। एक जंगल का राजा एक ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को फिर संभाल सकता है। अगर एक दो उसके आ जाते ना तो फिर चीज़ें गड़बड़ाने लगती है। बस यही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इतने सारे तो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स पढ़ लिए, क्या क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लिमिटेड ऑटोनॉमी है, प्रोविजंस जो पेसा एक्ट का है वो वायलेट हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एक्सपर्टीज़ की कमी है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की कमी है, साथ ही क्लैरिटी नहीं है कि हाँ पेसा एक्ट है तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है, इसकी कमी देखने को मिलती है। साथ ही फंक्शंस की बात करूँ तो ये भी अलग तरीके से यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ओके, वे फॉरवर्ड में देखें तो बताया जाता है अवेयरनेस। सबसे पहले तो लोगों को पता ही होना चाहिए कि अवेयरनेस यानी कि एफर्ट्स क्या क्या है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो ग्राम सभा की मीटिंग्स हैं वो भी पब्लिसिटी कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभा की मीटिंग को पब्लिसिटी करना ही चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। साथ ही फंडिंग की बात है तो पंचायत जो फाइनेंस है उसको भी डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट यहाँ पे एक आप देखते हो कि हर एक ग्राम सभा का जो है वो आपका डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब है कि देखिए आज की डेट में अगर आप देखोगे तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। इसके बाद आप देखते हो कि क्या हो रहा है, तो हमारे देश में 28 राज्य हैं, और 28 राज्य में आप देखो कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में 28 राज्य ये इस तरीके से है। उसके बाद आप स्टेट के अंदर देखोगे तो सेंट्रलाइज्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि पंचायत फाइनेंस को भी सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि इंडिपेंडेंट अकाउंट हो सके हर एक ग्राम सभा जो है। क्योंकि देखिए ग्राम सभा को क्या है ना कि फुल फिनेंशियल ऑटोनॉमी देना चाहिए। ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि आप देखो कि अगर पैसे पूरी तरीके से आएंगे, क्योंकि इनमें जो है इस तरीके का पावर भी नहीं है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करे, तो रेवेन्यू जनरेट करने की जब पावर नहीं है तो फिर इस तरीके से काम नहीं होगा। तो इसलिए फिनेंशियल ऑटोनॉमी इनको ज़रूरत है, ये पूरी तरीके से फिनेंशियल ऑटोनॉमी देना चाहिए, जिससे कि ये स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। ओके, साथ ही विमेन पार्टिसिपेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एंगल, क्योंकि विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ट्राइबल काउंसिल जो है वो पूरी तरीके से मेल पार्टिसिपेंट से ये डोमिनेट कर रहा है। साथ ही अप्रोप्रिएट मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है, जिससे कि एटलीस्ट 1/3 जो पार्टिसिपेशन है विमेन का वो सारे मीटिंग में, जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है ना हर एक लेवल पे, उस पर यहाँ पे आपका एटलीस्ट इंश्योर कर सके। कम्युनिटी ओनरशिप की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी ओनरशिप का रिसोर्सेज का पेसा एरिया में, उसको भी इंटीग्रेट करना चाहिए, जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की प्रोविज़न है। साथ ही यूनिफॉर्मिटी हो लॉ का, तो यहाँ पे अर्जेंट नीड की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग जो जंगल से रिलेटेड और भी कानून है ना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गए, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, अदर रिलेटेड एक्ट है, जिससे कि हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ओनरशिप्स जो है वो यहाँ पे निकल कर आए। वाटर बॉडीज़ जो है, जैसे कि आप देखते हो कि पॉन्ड वगैरह रहता है, तो उसकी भी ओनरशिप जो है यहाँ पे हम लोग दे सके ट्राइबल पॉपुलेशन को। साथ ही लैंड रिसोर्सेज है, इसको भी यहाँ पे हैंड ओवर कर सके ग्राम सभा को, जिससे कि बेटर तरीके से काम हो सके। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि पेसा जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि सेल्फ गवर्नेंस, लोगों की जो सेल्फ गवर्नेंस है उसके लिए ये स्टैंड कर रहा है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है लेटर में और स्पिरिट में, तो इससे क्या होगा कि जो आज की डेट में सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम ट्राइबल एरियाज़ में पूरी तरीके से ख़त्म है, तो कहीं ना कहीं वो रिजुवनेट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन में एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देते हुए चल रहा है कि पेसा आज की डेट में काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में पेशा अच्छे तरीके से काम कर सके। अब देखते हैं कि पेसा एक्ट 1996 की अदर फीचर्स क्या है। सबसे पहले आप देखो कि स्टेट लेजिस्लेशन जो पंचायत में है, उनको यहाँ पे कस्टमरी जो भी कानून है उसके साथ कंफर्मिटी करनी होगी, चाहे वो सोशल या रिलीजियस प्रैक्टिस हो, चाहे ट्रेडिशनल यहाँ पे मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो।
सेकंड है कि हर एक विलेज जो है उनके पास ग्राम सभा होना चाहिए, जिसमें कि कुछ लोग हों जिसका नाम यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स में आपका जो है इंक्लूडेड हो। साथ ही हर एक ग्राम सभा को जो है यहाँ पे जितने भी लोगों की यहाँ पे कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसको सेफगार्ड करना है, प्रिजर्व करना है। साथ ही ग्राम सभा की बात करें तो इनके पास रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि सारे डेवलपमेंट वर्क्स जो गांव में होते हैं उनको अप्रूव किया जा सके, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे आपका स्कीम्स वगैरह है उसमें कौन कौन से बेनिफिशरीज है वो आइडेंटिफाई कर सकें। साथ ही जो फंड्स का यूटिलाइजेशन है उसको भी देख सकें। हर एक पंचायत में आप देखो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होता है, जिससे कि कम्युनिटी पॉपुलेशंस को यहाँ पे प्रोपोर्शन जितना भी कम्युनिटी पॉपुलेशन उस तरीके से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती है। मिनिमम यहाँ पे 50% सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगा विथ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत, जो कि हर एक लेवल पे है। तो यहाँ पे आप देखो कि एसटी की भी पॉपुलेशन को रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी यहाँ पे फंक्शंस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके साथ अगर हम लोग देखें तो क्यों पेशा पे इतना फोकस किया जा रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अब तक आप समझ चुके हो कि ग्राम सभा को यहाँ पे एम्पावर करना है, वो भी सारे डेवलपमेंटल प्लान्स में। साथ ही इससे क्या होगा कि अगर ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अगर थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पे उनको पावर दे दे तो ये हो पाएगा कि हमारी इकोसिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। साथ ही जो ग्रीवियंसेस है ट्राइबल पॉपुलेशन का, पीपल्स का, वो यहाँ पे रिड्यूस हो पाएगा। साथ ही जो ट्राइबल कल्चर है वो सेफ गार्ड हो पाएगी, ट्राइबल राइट्स जो है वो यहाँ पे बेटर तरीके से सेफ गार्ड हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे ट्रस्ट भी बिल्डअप हो पाएगा। जो मेन स्ट्रीम जो आज की डेट में आप देखते हो कि ट्राइबल पॉपुलेशंस अलग थलग रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे मेन स्ट्रीम के साथ। फाइन, अब देखते हैं कि मेजर पावर क्या है ग्राम सभा का पेशा एक्ट के तहत। तो मेजर पावर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले रीसेटलमेंट करना होता है, रिहैबिलिटेशन करना होता है, और जो भी यहाँ पे लाइसेंस वगैरह है या माइनिंग लीज वगैरह देना होता है माइनर मिनरल्स के लिए। साथ ही पावर है कि मैंडेटरी कंसल्टेशंस करना है उन सारे मैटर्स में जो कि लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड हैं, और जो आप देखते हो कि रीस्टोर करना है एलिनेटेड लैंड को। साथ ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है कुछ इंस्टीट्यूशन को और फंक्शनरीज़ को, वो भी सारे सोशल सेक्टर में और लोकल प्लान्स में। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और जो सेल वगैरह है या लिकर वगैरह का जो यहाँ पे कंजप्शन होता है उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। मैनेज करना होगा सारे विलेज मार्केट्स, और जो मनी लेंडिंग वगैरह किया जाता है शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, तो उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, साथ ही मैनेज करना है जो माइनर वाटर बॉडीज़ है उस एरिया में, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका ओनरशिप भी यहाँ पे जो है आपका ट्राइबल पॉपुलेशन को देना है। तो ये सारे आप देख सकते हो कि फंक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे ग्राम सभा का मेजर पावर दिया गया है यहाँ पे ग्राम सभा को, तो ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे पेशा एक्ट, क्योंकि ये एक्ट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर आप लोग एम लक्ष्मीकांत में इसके बारे में पढ़ रखे हो, पंचायत यहाँ पे चैप्टर है उसमें पढ़ रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, और अगर बहुत ही दिन से रिवाइज नहीं हुआ है तो एक बार रिविज़न कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेशा एक्ट हमने देखा न्यूज़ में क्यों है, इसके मेजर पावर क्या है, साथ ही पेशा एक्ट की ईच एंड एवरी प्रोविज़न, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, चैलेंजेस क्या है, फीचर्स क्या है, एक बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन के साथ। ओके, इसके अलावा कहीं डाउट कोई सजेशंस होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स गवर्नेंस, समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, जो अभी आपका कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो डिज़ोल्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ब्यूरो ऑफ जो फीफा काउंसिल है उनके द्वारा लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि जो यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पे सस्पेंड किया जा रहा था उसको यहाँ पे अभी लिफ्ट किया जा रहा है, वो ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल के द्वारा। तो देखिए क्या हुआ है कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, जिससे कि ये कहा गया था कि जो यहाँ पे AIFF है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से इसको मैनेज किया जाएगा। साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट करना है, यानी कि यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स कोड और मॉडल गाइडलाइंस में। जैसे ही यहाँ पे कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर डिज़ोल्व हुआ, ये एक नेसेसरी कंडीशन बन गया था फीफा की तरफ से कि अब वो यहाँ पे ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है इसकी सस्पेंशन को लिफ्ट करें। ठीक है, फीफा जो सस्पेंडेड है, फीफा यहाँ पे सस्पेंडेड द AIFF क्योंकि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा था थर्ड पार्टी के द्वारा, यानी कि ऐसा इन्फ्लुएंस हो रहा था जिससे कि यहाँ पे एक सीरियस वायलेशन हुआ है फीफा स्टैट्यूट के अंदर। इससे क्या हो पाएगा कि यहाँ पे इट विल ऑल्सो हेल्प इंडिया कि वो यहाँ पे फीफा अंडर 17 जो विमेंस वर्ल्ड कप है
इसको भी यहाँ पे इंडिया में होने में हेल्प कर पाएगा। फाइन, अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स जो गवर्नेंस है और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है ये है क्या। स्पोर्ट्स गवर्नेंस इट मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम जिससे कि जो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्न हो। इसमें क्या क्या है कि सबसे पहले एक अच्छा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, साथ ही फ्रेमवर्क भी डिफ़ाइन करना है, कुछ प्रोसेस है ओवरसाइट का यानी कि रूल्स एंड पॉलिसीज़ का, साथ ही जो डायरेक्शन है मिशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी का, जो कि एक किसी डिसीज़न के ऊपर जो कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आपका डिसीज़न बनाया जा रहा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे रखा गया है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो जो ओवरसाइट और जो डायरेक्शन है ये ब्रॉडली डिवाइड किया गया है 2 विंग्स में। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ स्पोर्ट्स एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में, दूसरा यहाँ पे है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ ही स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ओलंपिक चार्टर के तहत ये यहाँ पे काम करते हैं, जो कि है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। वहीं अगर नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे कि आप देखो कि ओलंपिक में कौन गेम नहीं है, तो क्रिकेट नहीं है, इसको नॉन ओलंपिक गेम्स कहते हैं। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली यहाँ पे एफिलिएट किए हुए हैं इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ। ओके, तो इसलिए ये सारी बातों को याद रखना है। अब इशू क्या है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, गुड गवर्नेंस जो है ना वो यहाँ पे डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। आप कब कहोगे कि हाँ एक अच्छा गवर्नेंस है, यानी कि सरकार अच्छा काम कर रही है, कब? जब आपको डेवलपमेंट दिखेगा किसी भी फील्ड में, है कि नहीं। जब डेवलपमेंट नहीं दिखता है, चीज़ें वैसी की वैसी दिखती है, तो फिर हम लोग जो है उसके ऊपर कभी भी नहीं कहेंगे कि गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस यही कहने का मतलब है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू कहने का मतलब है कि जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है वेरियस लेवल पे, जैसे आप देखते हो कि नेशनल है, लेवल है, स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तो इसमें काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी है, कुछ सर्विस की डुप्लीकेशंस भी देखने को मिलता है, कुछ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में गैप वगैरह भी है। तो यानी कि अच्छे तरीके से यहाँ पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है। साथ ही लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि कुछ जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, इनके आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इनका लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत तरीके से ये सारी चीज़ों को होल्ड किए हुए हैं। तो जो यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनमें कई तरीके की इश्यूज़ देखने को मिलती है, यानी कि फिल्म देखने को मिलेगा, फैक्शनलिज्म है, नेपोटिज्म है, इरेगुलर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म की कमी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स वाले ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि करप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो पॉलिटिशियन के बच्चे हैं वो आते हैं, रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका यहाँ पे चलता है, कुछ बिजनेसमैन है वो पूरी तरीके से उनका मोनोपोली है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को बिल्कुल से देखने को मिलती है। पुअर डिफ्रेंशिएशन है। अगर हम लोग यहाँ पे गवर्नेंस और मैनेजमेंट को लेकर चले तो डिफ्रेंशिएशन बहुत ही यहाँ पे पुअर है। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है एथलीट का, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज में। अदर इश्यूज़ की बात करें तो जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा काफ़ी इश्यूज़ फेस किए जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन किसके ऊपर? तो सेक्स के ऊपर, यानी कि मेल और फीमेल हो गया। रीजन के ऊपर कि कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। प्रिवलेंस अगर हम लोग देखें तो अनएथिकल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। जैसे डोपिंग की कंप्लेन आप देखते हो कि कुछ जो यहाँ पे एथलीट होते हैं वो गलत तरीके के मेडिसिन वगैरह लेते हैं जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जिससे कि वो विनर बन सके। तो एंटी डोपिंग भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे देश में नाडा है, वर्ल्ड वाइड वाडा है, ठीक है। तो इससे भी कई ज़्यादा इसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम लोग देखें एथिकल प्रैक्टिसेस भी इस तरीके का बहुत चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फिनेंशियल इश्यूज़ देखें तो स्पोर्ट्स सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लिमिटेड फंड है। जो साइज़ है स्पोर्ट्स मीडिया का, स्पॉन्सरशिप इंडस्ट्री का इंडिया में, वो हमारा सिर्फ $95 बिलियन तक का है, जो कि यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 20 में ही बताया गया था। तो यहाँ पे सेंसरशिप इंडस्ट्री वगैरह हो गया या फिर जो साइज़ है स्पोर्ट्स मीडिया का, ये सब आप देखोगे तो सिर्फ $95 बिलियन तक का ही है, जो कि बहुत ही कम है। लिमिटेड यूनियन गवर्नमेंट की फंडिंग भी है। आप जानते हैं स्पोर्ट्स जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें अगर आप लोग देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्च करने की बात होती है वो इतना ज़्यादा सफिशेंट नहीं होता है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कई बार एक इशू निकल कर आता है, तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी इसकी भी कमी देखने को मिलती है गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। एक्सेप्ट जो कुछ यहाँ पे आप देखो कि स्पोर्ट्स है जैसे कि क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, कबड्डी है,
तो इंडिया में ना कोई क्लियर और यहाँ पे फंक्शनल आर्किटेक्चर है ही नहीं हमारे देश में कि स्पोर्टिंग फेडरेशन कैसी होगी, इवेंट्स कैसी होगी, ये सारी चीज़ों की यहाँ पे कोई क्लियर कट डिमार्केशन वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि डे टू डे अफेयर्स जो टेबल टेनिस का होगा वो यहाँ पे बताना है। बट कोई भी यहाँ पे टेबल टेनिस जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसको मैनेज के लिए करने के लिए कोई आगे नहीं आया। साथ ही आप देखो मल्टीपल एक्टर्स है जो इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ का, या फिर प्राइवेट बिजनेसमैन भी होते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। ये सब ग्राउंड लेवल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशंस को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के 3-4 हेड होंगे और 3-4 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के एक ही हेड होंगे तो दोनों तरफ से आप देखो कि प्रॉब्लम जो है वो अराइज होगी ही होगी। ट्रांसपेरेंसी इशू तो बहुत ही ज़्यादा निकल कर आता है। पुअर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी अगर हम लोग स्पोर्ट्स के सेक्टर में देखें तो कितने लोग हैं हमारे देश में या फिर आप लोग में से जो कि स्पोर्ट्स कोई गेम खेलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप बढ़ना भी चाहते हैं तो क्या आपके पेरेंट्स इसमें आगे बढ़ने देंगे? तो ये एक अलग प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आज भी हमारे देश में अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखें तो स्ट्रक्चर्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे वगैरह जो है स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़े। पुअर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है तो ये तो आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन पावर है। जितने भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर पीपल्स है वही अगर चाहे तो उनके ही द्वारा जो भी नाम रिकमेंड किए जाते हैं बस वही यहाँ पे चाहे कोई भी गेम हो वही प्लेयर बनते हैं। दिक्कत यही है हमारे देश में, ये सबसे बड़ी बिटर ट्रूथ है। बट येस, दिस इज़ ट्रूथ कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर पीपल्स का चलता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो इससे कहाँ से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी निकल कर आएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही ये सारे इश्यूज़ जो है ना, इससे आप लोग देख सकते हो कि आज की डेट में हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस है ये बहुत ही पुअर है, बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव है, और इसमें लीडरशिप की कमी है, इंटीग्रिटी की कमी है, साउंड पॉलिसी नहीं है, कोई भी तरीके की पॉलिसी नहीं है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इसका इम्पैक्ट तो हमारे स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आप समझ सकते हो कि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है इंटरनेशनल लेवल कोई भी गेम को लेकर, तो उसमें भी दिखता है कि हम लोग कितने प्रिपेयर्ड होते हैं, हमारे प्लेयर्स किस तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं। हालांकि हम लोग कम नहीं हैं, आप देखते हो कि ओलंपिक्स वगैरह में भी बहुत ही ज़्यादा हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, गोल्ड मेडल वगैरह भी जीत कर आ रहे हैं इस बार। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आपको अदर कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा, यूएसए में देखने को मिलेगा, चाइना में देखने को मिलेगा। उस तरीके से हम लोग जो है जो हमारी रैंकिंग जो होती है उस बोर्ड में हमारी रैंकिंग नीचे ही रहती है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इम्पैक्ट हर तरीके से हो रहा है। हमारा स्पोर्ट्स जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन है। इवन आप देख सकते हो कि ओलंपिक वगैरह में भी कहा जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होती है। सीरियस जो पार्टिसिपेशन होता है वो कुछ ही स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो हॉकी हो, आर्चरी हो, रेसलिंग हो, ये सब है। साथ ही नेशनल प्राइड की बात करें तो बहुत सारे इवेंट है, जैसे कि ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड चैम्पियन होता है, ये सब मेजर होते हैं जिसमें कि हमारी परफॉर्मेंस से हमारी जो प्राइड वगैरह है वो कहीं ना कहीं जुड़ा है। साथ ही स्पोर्ट्स की जो सक्सेस है वो भी आप देखो कि यहाँ पे सिटीजन की जो सब्जेक्टिव मैनर है, वेल बीइंग है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। हमारे देश में आपको गिने चुने ही यहाँ पे स्पोर्ट्स के स्टार्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं का नाम याद होगा, क्योंकि सारे लोगों को उस तरीके का नहीं मिलता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, हमारी सरकार क्या आज के डेट में ऐसा काम कर रही है जिससे कि हमारे देश में स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो है उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके? तो यहाँ पे आप देखो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जिससे कि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है फॉर एग्जांपल टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है, तो इससे इनको फ़ायदा मिले। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे दी जा रही है होस्टिंग इवेंट वगैरह को लेकर। साथ ही नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 आया, जिसको स्पोर्ट्स कोड भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत तरीके का कोड है सिंस 1975 से। ये सारी बातें अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर एंट्री इन स्पोर्ट्स, यानी कि ऐसा भी कहा जाता है कि हर एक सेक्टर में आप देख रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी एंट्री देने की ज़रूरत है, जिससे कि आप देखते हो कि प्राइवेट सेक्टर आता है तो अपने साथ पंक्चुअलिटी, पैसे, ये सारी चीज़ें लेकर आता है। ठीक है, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, पंक्चुअलिटी आती है,
तो अगर हम लोग देखें कि अगर ऑल द न्यू टू इंडियन स्पोर्ट्स में देखें तो काफ़ी है यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, मनी फ्लो हो पाएगा, एक प्रोफेशनलिज्म यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ पे रहता है प्राइवेट सेक्टर में, और टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। एट द सेम टाइम आप देखो कि इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक सोल मोटिवेशन का प्रॉफिट होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है इंटरेस्ट का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, इलीगल बेटिंग वगैरह भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देखो कि चेन्नई सुपर किंग है, राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर्स हैं वो इलीगल बेटिंग में भी इन्वॉल्व थे, जिससे कि आप देखो कि प्लेयर्स जो थे वो काफ़ी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस विद द प्लेयर्स देखने को मिला, ठीक है। तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम निकल कर आती है कि यहाँ पे बेटिंग वगैरह होती है, वो भी गलत तरीके का बेटिंग वगैरह होती है, पहले से सेटिंग होती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है। तो ये सब भी एक अलग ही प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स कोड्स जो है ये है क्या। तो इस पर देखिए सबसे पहले लीगल स्टेटस, ये कहा जा रहा है कि इट मस्ट बी वॉलेंट्री रजिस्टर्ड बॉडी होना चाहिए, यानी कि ऐसा कहा गया है कि जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड हो। सेकंड है कि इनका स्टेटस और रिकॉग्निशंस यहाँ पे जो है इंटरनेशनल और जो एशियन फेडरेशंस है वो सब में इनका स्टेटस होना चाहिए, रिकॉग्निशंस भी होनी चाहिए। इंटरनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, इट मीन्स कि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूल्स रेगुलेशंस हो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साथ ही यहाँ पे इलेक्शन की बात करें तो एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराना चाहिए। एज और टेन्योर लिमिट की बात करें तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो एज और टेन्योर लिमिट है 70 ईयर्स का, वो भी सारे ऑफिसर्स जो बियर कर रहे हैं उनके लिए उस तरीके से कंप्लाई करना है। और टेन्योर रेगुलेशन भी फॉर एग्जांपल 12 ईयर्स होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए विद और विदाउट ब्रेक। तो ये भी कहा जा रहा है कि किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 ईयर्स तक लगातार हो सकते हैं, या तो ब्रेक भी ले सकते हैं या तो विदाउट ब्रेक भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसके अलावा ऑफिस और अकाउंट की बात की जा रही है कि ऑफिस दिल्ली में है और प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स जो है वो सारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ अदर्स अगर हम लोग देखें तो इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए। रेगुलर डोपिंग टेस्ट हो सारे प्लेयर्स का, क्योंकि मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं इस तरीके के इलीगल जो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन लेने की जो बात होती है वो सारा काम ये लोग करते ही हैं। और जो एज फ्रॉड वगैरह भी होता है कि बहुत कम एज दिखाते हैं, तो और आरटीआई के साथ कंप्लाई करना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए स्पोर्ट्स कोड की। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे वेल डिफाइंड जो स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन है उसको फ्रेम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमें प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशंस लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो पावर का यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है, एब्यूज़ हो रहा है, वो कम हो सके। साथ ही एजुकेशन रिसोर्स को यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है गवर्नेंस में, और जो कोलैबोरेशन है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। साथ ही जो गवर्नेंस प्रिंसिपल है फॉर ए वैल्यू ड्रिवन कल्चर, गेम प्लान हो, मेजर्स हो, जिससे कि हम लोग इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, इन्फोर्स करने की ज़रूरत है जो अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर कहा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, रेगुलर इशू करना है जो स्टेटमेंट वगैरह है। तो वे फॉरवर्ड में सारी बातें कही जा रही, साथ ही हम लोग का बॉटम अप अप्रोच लेकर चलना चाहिए कि सबसे पहले नीचे लेवल पे देखना है कि कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कमी है, कहाँ पे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, किस फील्ड पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इन सारे जगह पे हम लोग को फोकस करना है, और उसके बाद हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर फिर स्टेट लेवल पे आए, फिर सेंट्रल लेवल पे आए। तो इस तरीके से अगर हम लोग बॉटम अप अप्रोच लेकर चलेंगे तो इससे जल्दी डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा यहाँ पे बेटरमेंट भी हो पाएगा। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स गवर्नेंस। आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट सा आर्टिकल है, ऐसे टॉपिक पे हम लोग ने पहले बात नहीं किया था। तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो कि आज के डेट में ये सच्चाई है, इवन आप कोई भी एथलीट वगैरह हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी परेशानियां होती है हमारे देश में स्पोर्ट्स पर्सन को उस तरीके से कहीं पे भी फैसिलिटी नहीं मिलती है, रिकॉग्निशंस नहीं मिलता है। इवन आप मिथाली राज की जो बायोपिक आ रही है वो आप देखना कि कितनी उन्होंने स्ट्रगल की है, 22 ईयर्स स्ट्रगल करने के बाद उन्हें ये रिकॉग्निशंस मिला है। तो हमारे यहाँ जो भी मेल को तो मिलता ही नहीं, ये तो फिर भी फीमेल थी, तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको झेलना ही पड़ता है। बट अब इसके ऊपर बात किया जा रहा है, तो अगर इस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, इस पर हम लोग अगर डिस्कशन कर रहे हैं, एक दो न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी थे जो कि मुझे याद है, एडिटोरियल सेक्शन मैंने पढ़ा था, तो इसलिए अगर इस तरीके की यहाँ पे टॉपिक निकल कर आ रही है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका इससे क्वेश्चन बनने की भी चांसेस है। ओके,
सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। अगर आपको इसी के साथ अच्छा लगता है और कंटिन्यू करना चाहते हो हमारे साथ विज़न आइज़ की करेक्टली मंथली मैगजीन पढ़ने के लिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।